ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का 1/4 कट कर दिया। अच्छा, रियल इमेज जो दिया है, एक क्वेश्चन श्रुति ने भेजा था कि एनसीईआरटी में दिया है कि इमेज इज टेकन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब है कि हमेशा वो रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज नहीं। दोनों टाइप के इमेज को हम देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज होगा। तो अगर स्क्रीन वर्ड दिया है, स्क्रीन की लोकेशन दी हुई है, मतलब वो इमेज की पोजीशन दी हुई है। तो ये सिलेंडर का 1/4 पोर्शन है और यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 3/2 और यहाँ से पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है। तो दिया है कि शैडो रीजन विल एंड और इल्यूमिनेटेड पोर्शन विल स्टार्ट। तो इसमें एक चीज ये है कि कर्व सरफेस पे पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस है। तो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए चांस है कि टोटल इंटरनल, मतलब हमेशा अगर डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है तो टीआईआर का एक चांस हो जाएगा, जो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर अच्छे क्वेश्चन जो है बनेंगे, तो बाय डिफॉल्ट कभी भी अगर डेंसर से रेयरर में जाना स्टार्ट हुआ तो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक चांस बन जाएगा, और एक केस हमें वो सोचना पड़ेगा हमेशा। तो इसमें जैसे जैसे जा रही है, तो ये जो भी है रेडियस के क्लोज जो है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, ये सेंटर है, और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सारी रेज इंसिडेंट हो रही है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है किसी पर्टिकुलर, तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से जो रिफ्रैक्ट होके बाहर लाइट जाएगी, ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। दूसरा जो है कुछ ऐसे बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होते 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 जब तक टीआईआर नहीं होता, टीआईआर पे यहाँ पे टीआईआर जिस पॉइंट पे नहीं होता है तब तक तो लाइट रेज बाहर जाएंगी। तो इन्फिनिटी से धीरे धीरे लाइट जो है वो बेंड होना स्टार्ट होती है, मैक्सिमम यहाँ तक आ पाएगी, इस रीजन में लाइट नहीं पहुंचेगी। यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये जो टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट का मतलब हुआ ये रेडियस हुआ, तो ये 90 डिग्री है। ये क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, ये एंगल क्रिटिकल है। ये एक्चुअली हम नहीं बोल सकते 90 है, अगर ये भी 90 हो जाएगा। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से ये है नॉर्मल, नॉर्मल से टच करता हुआ इसको जो जा रहा है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 डिग्री होगा। तो ये क्रिटिकल एंगल होगा, तो ये भी क्रिटिकल एंगल होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा ऐसे। हमें फाइंड करना है ये एक्स, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, और ये जो है क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल एक्स फाइंड करना है, ये आर है। साइन थीटा सी जो है वो नोन है। साइन थीटा सी is equal to 1 by mu is equal to 2/3। तो cos थीटा सी इस ट्रायंगल में जो है हम cos थीटा सी लिख सकते हैं। cos थीटा सी is equal to r by x, and cos theta c is equal to square root of 1 minus sin square theta c, sin square theta plus cos square theta equal to 1। तो ये दिस थीटा c is equal to 1 minus sin square, that is sin 4/9, तो रूट 5/3 हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो एक तरीका है कि ये साइन थीटा सी नोन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के जैसे भी हो cos थीटा सी हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा साइन थीटा सी नोन है, तो cos थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 5/3 इज इक्वल टू r बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू 3r/√5। ये है x, डिस्टेंस। अब फाइंड करना है कि यहाँ से कितना होगा, कई बार यहाँ से पूछा जाता है, तो उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा।
ठीक है, समझे? तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत कम है, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर यही लगेगा। पैरेलल बीम देखते हो तो हर रेस को देखो, हर रे कैसे कैसे मूव कर रहा है, जैसा क्वेश्चन हमने किया उसके बेसिस पे अगर आता है तो ठीक है, डायरेक्ट उसको बता सकते हो, थोड़ा बहुत भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा। टीआईआर में टोटल 2-3 टाइप के केसेस तुम्हें बताएं, मिनिमम म्यू फाइंड करने के लिए, या फिर एंगल कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, पैरेलल बीम जो है एक बार इंसिडेंट होता है तो उसका टीआईआर होता रहे, तो ये सारे जो वेरिएशन है। अदरवाइज कुछ अगर आता है तो जैसे मान लो बहुत आसान सा क्वेश्चन, सिंपल, बस फॉर्मूला टाइप से तुम्हें अप्लाई करने के लिए कि ये वाटर है, ये वाटर है, और वाटर में इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट प्लेस करना है, मतलब ये जो है 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट रे, और ये वाटर है, वाटर का मतलब है 4/3, 4/3। अब मुझे ऐसे दिया हुआ है कि एक ग्लास प्लेट ऐसे प्लेस कर दें सो दैट कि टीआईआर हो जाए इसका। व्हाट शुड बी minimum thickness of transparent plate that must be placed on the surface so that TIR happens for I is equal to 30 degree। वाटर था पहले, ये एयर था, एयर से जो है हमें TIR मिल जाएगा। क्या म्यू यहाँ पे प्लेस करें, तो एयर था तो भाई जो भी है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये तो वाटर है, ये हमारा प्लेट है, प्लेट में अब इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब हमें TIR होना चाहिए, TIR होने का मतलब क्या है कि जो एंगल है यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, मिनिमम जो है यहाँ से 1/μ रिलेशन, हाँ ये जो है वो ये हाँ ये 90 डिग्री होना चाहिए। TIR होने का मतलब है कि ये क्रिटिकल पहुंच जाए, क्रिटिकल पहुंच जाए या क्रिटिकल से ज्यादा हो, तो जस्ट लिमिटिंग केस में कि यहाँ से ये जो है ये 90 डिग्री पहुंच जाए। थीटा सी अगर होता है तो यहाँ पे ऐसा म्यू सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे म्यू वाटर इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू। सर टीआईआर बाहर में होगा या फिर? हाँ सर वो तो ग्लास प्लेट का ज्यादा होगा। इस इंटरफेस पे भी हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इस इंटरफेस पे भी हो सकता है और यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। सर उस इंटरफेस में सर कैसे होगा सर? उस इंटर नहीं, इस वाटर इंटर तो रेयर हो जाएगा। नहीं, वाटर रेयरर हो जाएगा, अभी तो इसका म्यू तो पता ही नहीं है, अभी ये इस प्लेट का म्यू तो पता ही नहीं है, वही तो फाइंड करना है। अच्छा पहले TIR नहीं हो रहा था, मुझे क्या करना है, एक प्लेट वहां रखना है कि अभी TIR होना स्टार्ट हो जाए। तो पहले तो भाई वाटर से एयर में जा रहा था वो TIR नहीं, वाटर से एयर में TIR। सर हाँ समझ गया। 30 डिग्री से प्लेस करने से वाटर से एयर में लाइट जाए तो TIR नहीं हो रहा था, बट अभी कुछ ऐसा प्लेट हमें ऊपर रखना है सो दैट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए मिनिमम क्या हो कि क्रिटिकल एंगल वहां पे अचीव कर रहा हो, तो उसको क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये वाटर इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से म्यू वाटर पुट कर दिया, ये है 4/3, 4/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 91, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ पे मिनिमम जो है इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लेस करें, 2/3 अगर प्लेस करेंगे तो 30 डिग्री पे भी क्या होगा, TIR होना स्टार्ट हो जाएगा, 30 डिग्री से TIR स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि म्यू वगैरह दिया हुआ है और तुम्हें बस फॉर्मूले में स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। सर ये तो म्यू रिलेटिव आ जाएगा ना वाटर के रिस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में म्यू रिलेटिव आएगा, नहीं म्यू रिलेटिव तो
स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। हाँ, ये म्यू रिलेटिव ही है, म्यू रिलेटिव ही है वाटर के रिस्पेक्ट में। साइन थीटा सी की ये क्रिटिकल है, अगर ये क्रिटिकल है तो वो म्यू रिलेटिव उसका ज्यादा है। ठीक है, समझे? सर क्योंकि ये आ जाएगा सर, अगर म्यू 2/3 आ जाएगा फिर ये एयर से एरर हो जाएगी फिर। हाँ, एयर जो है वो रेयर डेंसर हो जाएगा, एयर से रेयर हो जाएगा। तो इस 30 डिग्री पे भी TIR, तो ऐसा कुछ आता है कि कुछ किसी दो मीडियम के लिए TIR होना है तो हम उस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। समझे? तो ये हमारे वेरिएशंस हो गए, ये हमारे वेरिएशंस हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लास प्रिज्म। सर आपने जो वो क्वेश्चन एक दिन पूछा था, लास्ट क्लास पूछा था कि वो सिल्वर क्यों, मतलब सिल्वरिंग क्यों नहीं करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो सर उसका ऐसे हम ये आंसर दे सकते हैं कि मतलब ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मतलब बिल्कुल भी इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होता है और रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा होता है। रिफ्लेक्शन में लिटिल बिट लॉस है, लिटिल बिट लॉस है, बट अगर टेक्निकली कोई पूछता है कि नहीं भाई 100% रिफ्लेक्टिंग बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ, तो उसमें मतलब ये हो कि हाँ ठीक है, उसमें वैसे केस में उसका मैनेजमेंट और ये सब प्रॉब्लम हो। अगर मान लो वो सारे assumptions कोई बोलता है कि चलो ठीक है, अगर मैं रिफ्लेक्टिंग बना दूं तो क्या यूज कर सकते हैं, तो मुझे क्या चाहिए कि लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा पर्पस जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन में कोई बोलता है कि रिफ्लेक्टिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, लॉस को भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, तब कहोगे हाँ ठीक है, तब उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट इन जनरल TIR में नो लॉस, इसलिए वो बेटर है बिना किसी कंडीशन के। और वो म्यू हम अपने हिसाब से मटेरियल वैसा डिवाइस कर सकते हैं जो कि हमेशा TIR को इंश्योर कर सके, तो बात टेंशन ही नहीं लेना। वंस TIR इज ऑलवेज TIR, है ना? वंस DAVN इज ऑलवेज DAVN। तो सर वो ऊपर जो आंसर आया वो एब्सोल्यूट है ना सर? वो म्यू की वैल्यू है उस मटेरियल के, ये जो है म्यू की वैल्यू सर तो वो एब्सोल्यूट होगा ना सर? एब्सोल्यूट है, लेकिन तो ये ठीक है सर। एब्सोल्यूट है तो कहोगे कि ग्रेटर देन 1 कैसे, लेस देन 1 कैसे है, ये भी है। हाँ हाइपोथेटिकल हो गया सर। हाँ, मतलब ऐसा हाइपोथेटिकल केस है। मतलब अगर हम लेंगे कि भाई एयर से कम नहीं हो सकता है तो ऐसा नॉट पॉसिबल 30 डिग्री के लिए, ये इसे कंक्लूजन होगा। अदरवाइज फिर हाँ, एब्सोल्यूट जो है जनरली जो ऑब्जर्व केस है उसमें ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, ग्रेटर देन 1 ही होता है हमेशा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये 0.6 आ रहा है तो उस टाइप का मटेरियल पॉसिबल नहीं है कि जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ जाए, मटेरियल और बस रेयर। एंगल कुछ कम करना है। तो बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो म्यू की वैल्यू 2/3 है, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ केस इज नॉट पॉसिबल। मतलब कुछ भी कर लें यहाँ पे म्यू, हमें 30 डिग्री के लिए TIR नहीं मिल सकता है। ठीक है सर। ठीक है, सही सही बात है भाई, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई जो कि पॉसिबल नहीं है। ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट फेसेस, transparent material bounded by two inclined faces, transparent material bounded by inclined faces, plane faces, कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मटेरियल है उसके जो दो फेसेस हैं वो इंक्लाइंड होगा तो प्रिज्म का थ्योरी, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। ऐसे ये है, ये पैरेलल फेसेस थे तो हमारा स्लैब बन रहा था, पैरेलल फेसेस थे तो हमारा स्लैब बन रहा था, तो ये है प्रिज्म। अब प्रिज्म ऐसा ये ट्रायंगुलर टाइप का बनेगा, ट्रायंगुलर टाइप का बनेगा, तो ये जो है ये ABC है। तो एक चीज जो कि हमेशा प्रिज्म में अप्लाई होगी वो ये खतरनाक मैथमेटिक्स की सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमेशा यूज होगा।
और रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा, ये जो है स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा। ये हमारे दो बेसिक्स हैं, बेसिक इक्वेशन। ये बेसिक इक्वेशन हमेशा ये है, हर टाइप के प्रॉब्लम में बेसिक से एनालाइज करने के लिए ऐसे सोचना है। अब प्रिज्म भी जो है कई बार ऐसे डायरेक्ट प्रिज्म हो सकता है, कई बार क्या है कि इनडायरेक्ट प्रिज्म हो सकता है। तो इसमें जैसे हम क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कहोगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलेंगे, ये तो तीन है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो होता है एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग फेसेस, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिंग फेसेस का मतलब है कि यहाँ पे जिस पे लाइट इंसिडेंट हो और जहां से इमर्ज होती है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा ए। अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है और यहाँ से इमर्ज होती है ऐसे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा बी। जो भी दो फेसेस हैं जिन पे लाइट इंसिडेंट होगी और जिनसे रिफ्लेक्ट होगी, उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा हम लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब कुछ हमें कंप्लीट प्रिज्म हो सकता है, कुछ इनकम्प्लीट प्रिज्म भी हो सकता है। इनकम्प्लीट प्रिज्म का मतलब क्या है कि प्रिज्म की थ्योरी जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है, किसी भी दो फेसेस जो कि इंक्लाइंड होते हैं। ऐसा दिया हुआ भी, ऐसा दिया हुआ मान लो, तो दिया कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये जाके ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे जो भी एंगल मान लो ये से दिया है, ये 40 है, 40 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है। तो इसमें ये दोनों हमारे रिफ्रैक्टिंग फेसेस होंगे, तो ऐसे इनकम्प्लीट प्रिज्म को हम कंप्लीट कर देंगे और सारी थ्योरी को अप्लाई कर देंगे। ये नहीं सोचना है कि इसके लिए कुछ अलग होगा। ये भी क्या है, ये यहाँ से हम यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रिज्म। मतलब प्रिज्म, पहले ये बता रहा हूँ कि प्रिज्म की थ्योरी हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे। कि भाई डायरेक्टली अगर इंक्लाइंड है दोनों फेसेस तो ठीक है, अदरवाइज इस टाइप का है, कुछ ट्रेपेजियम या कुछ पैरेललोग्राम ऐसा कुछ अगर दिखता है, तो उसमें क्या होगा, जो भी इंक्लाइंड, अगर फेसेस इंक्लाइंड, अगर ये दोनों फेसेस पैरेलल हो जाएंगे तब तो ये ग्लास स्लैब हो जाएगा, ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर ये इंक्लाइंड है तो प्रिज्म की थ्योरी अप्लाई होगी। बस क्या करेंगे, लाइन को एक्सटेंड करके रिफ्रैक्टिंग फेसेस का एंगल देखेंगे और वहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म रिक्वायर्ड होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ग्लास ही स्लैब हम कंसिडर करते हैं, ग्लास का ही स्लैब लेते हैं और ग्लास के स्लैब में लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है। अब ये दोनों फेसेस ले लिया, अभी तक हमने क्या लिया था, यहाँ और यहाँ कंसिडर करते थे ये दोनों। तो इन दोनों में तो पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट, बट इन दोनों से निकला तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कभी भी दो फेसेस अगर इंक्लाइंड होंगे, रिफ्रैक्टिंग फेसेस, प्लेन फेसेस, तो प्रिज्म वाली थ्योरी हमें अप्लाई करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये बात समझे कहाँ कहाँ पे यस सर। हाँ सर। कि ऐसे मान लो ऐसा डायमंड टाइप का ये सब बना हुआ है, ऐसा बन गया और दिया कि यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे कुछ जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, बस ये हमें वो कुछ और नहीं है, वो कंप्लीट प्रिज्म बनेगा, कंप्लीट प्रिज्म बना देना है एंगल्स वगैरह देखते हुए। ये एंगल गिवन है ऐसे, तो 180 माइनस करके ये फाइंड कर लेंगे, ये गिवन है तो ऐसे फाइंड कर लेंगे, फिर ये फाइंड कर लेंगे, ऐसे जो है प्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। तो कभी भी इंक्लाइन फेस के लिए है इंक्लाइन फेस और पैरेलल फेस, ये दो में प्रिज्म के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। अब दूसरी चीजें, अब कुछ इसके बेसिक एलिमेंट को देखते हैं। प्रिज्म, ये इसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू म्यू,
यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, ये, और यहाँ से आई, ये जो है यहाँ पे नॉर्मल, इस फेस का नॉर्मल, और ये लाइट ऐसे जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये R1 और ये R2। तो ये हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको दिमाग में तुम्हें सेट रखना है। ये A इज एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, I, R1, R2, E, ये जो टोटल है ये 6 पैरामीटर्स है। क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब पढ़ रहे होगे तो न्यूमेरिकल मेंटली क्या करना है, उनमें वैल्यूज पुट करना है। R1 की वैल्यू ये, R2 की वैल्यू ये, E की वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यूज तुम्हें फाइंड करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और फिर जो भी रिजल्ट्स होगा उसमें पुट कर देना। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा विजुलाइज ये करना है कि रेस को अगर कोई ऐसे बेंड करता है तो ई के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली ये देखो आई तो ई के इक्वल नहीं है, ये कंफ्यूजन तो किसी को नहीं होना चाहिए कि एयर में सर एयर में इंसिडेंट, एयर में इमर्ज हुआ तो आई, ये ई नहीं है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वल भी हो सकता है कोई, लेकिन वो जनरल रूल है, जनरल रूल नहीं है कि ऑलवेज होगा फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं। तो अगर सर उसे बेंड करते रहेंगे तो क्रिटिकल एंगल को एक्सीड करेगा, तो फिर वो इंटरनल टोटली इंटरनल। हाँ बिल्कुल, वो सारे केस, वो सारे केस करेंगे। TIR होने का चांस कहाँ पे, अगर TIR हाँ कंसीडर सर, अंदर अंदर होगा क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे इस फेज पे टोटल इंटरनल के भी चांस है। तो आई अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये सोचना है कि ई जो है वो इंक्रीज करेगा या ई डिक्रीज करेगा। क्या लग क्या रहा है, आई अगर इंक्रीज करेंगे तो ई इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। कोई आंसर, कोई गेस, एग्जाम में तो गेस करते ही हो यहीं सर करीब। थोड़ा सोचने दीजिए। अच्छा सोच रहे हो, सर डिक्रीज होगा सर, क्योंकि R2 घट जाएगा सर। अच्छा नहीं ठीक है, सही, डिक्रीज का आंसर जो है करेक्ट है। उसको कैसे देखेंगे, यहाँ से देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा π/2 - R1। ये R2 है तो ये हो जाएगा π/2 - R2, π/2 - R2। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉइंट प्रिज्म में मोस्टली यूज होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा। तो a plus π/2 - R1 plus π/2 - R2 is equal to pi। π/2 π/2 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा R1 plus R2 is equal to A, R1 plus R2 is equal to A। एक ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, R1 plus R2 is equal to A। अब इन दोनों फेजेस के लिए देखेंगे तो R1 plus R2 is equal to B, इन दोनों फेजेस के लिए देखेंगे तो R1 plus R2 is equal to C। जिन दो फेसेस का एंगल है वो दोनों ऐड करके एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। अब यहाँ से देखो R1 plus R2 is equal to A का सम जो है वो कांस्टेंट है, R1 plus R2 कांस्टेंट है। मतलब अगर हम I इंक्रीज करते हैं तो स्नेल्स लॉ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, R1 भी इंक्रीज होगा। जब R1 इंक्रीज होगा, सम कांस्टेंट है तो R2 डिक्रीज होगा, R2 डिक्रीज होगा तो E क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब दोनों का बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड है। अगर ये ऐसे रेज हैं दोनों तो एक को इंक्रीज करेंगे तो एक डिक्रीज करेगा, एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज करेगा। तो किसी लिमिटिंग केस में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, इसको इंक्रीज किया तो इधर डिक्रीज हुआ, इधर किया तो इधर डिक्रीज हुआ। तो पहले तो ये ट्रेंड दोनों का अपोजिट ट्रेंड है, R1 plus R2। अब इसमें है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना। एंगल ऑफ डेविएशन
एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट फेज पे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो यहाँ पे दो फेसेस से हो रहा है डेविएशन और दोनों पे क्या है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेविएशन होता है आई माइनस आर या आर माइनस आई, और रिफ्लेक्शन का डेविएशन होता है पाई माइनस टू। हाँ, पाई माइनस टू थीटा। तो जैसा जैसा होगा वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाते हैं। तो ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, तो ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जाता, बट ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब प्रिज्म होता तो ये ऐसे जाता, बट एयर आ गया तो फिर ऐसे हो गया। प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जाता, तो ये हो गया डेविएशन डेल्टा 1। प्रिज्म कंटिन्यूड होता तो ये ऐसे जाता, बट एयर हो गया, तो ये हो गया डेल्टा 2। तो दोनों क्या है, दोनों में वो रेज अपने बेस की तरफ बेंड कर रहा है। प्रिज्म क्या कर रहा है, अपने बेस की तरफ। ये जो है इसका नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल कि वो हर जो भी रे इंसिडेंट हो रही है उसको एक बार बेंड किया फिर दोबारा बेंड किया, तो दोनों सेम सेंस में। तो यहाँ पे जो डेविएशन है, डेविएशन, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये आई है और ये R1 है, तो ये क्या हो जाएगा I माइनस R1। सो नेट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे बोल सकते हो कि प्रिज्म बेंड्स द रेज टुवर्ड्स इट्स बेस, बेस की तरफ। तो ये हो जाएगा I माइनस R1, I माइनस R1 प्लस, यहाँ पे क्या है, E क्या मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E जो है एयर में एंगल है, R1 से जा रहा है R1 से, तो ये एंगल E की वैल्यू ज्यादा है, E तो एयर में रेयरर मीडियम में एंगल है, तो E का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पे डेविएशन क्या हो जाएगा E माइनस R2, है ना। यहाँ पे रेयर में एंगल म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अगर म्यू डिक्रीज करता है तो ये थीटा इंक्रीज कर जाता है, तो ऑब्वियसली एयर का जो होगा एंगल वो ज्यादा होगा और इधर प्रिज्म का एंगल स्मॉल होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा E माइनस R2। तो ये हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये हुआ डेल्टा। I प्लस E, तो ये है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस A, ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, अब फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है, स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब ए क्या हो, ए लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री से बोल सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, बट 5 डिग्री तक एंगल हम स्मॉल मान सकते हैं। तो अगर ए ही छोटा होगा और ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 R2 तो और छोटे होंगे, सब छोटे छोटे, तो सब छोटे छोटे होंगे, तो स्नेल्स लॉ भी रिड्यूस हो जाएगा यहाँ से, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। स्नेल्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, रेडीमेड इक्वेशन बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और स्नेल्स लॉ, ये दो इक्वेशन बाय डिफॉल्ट हमेशा दिमाग में रहने चाहिए, कभी कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो इनके थ्रू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एंगल स्मॉल होंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो आई इज इक्वल टू म्यू R1 और E इज इक्वल टू म्यू R2। क्या ये बात समझ में आ रही है? साइन E के लिए भी ऐसे इक्वेशन लिख पाएंगे ना यहाँ पे कि साइन E 1 इंटू साइन E वो एयर का एंगल है और ये क्या है, प्रिज्म का एंगल है साइन R2, तो ये हो जाएगा साइन R2 E। फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म ये सारे छोटे छोटे हैं, तो I और E की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A। तो ये हो गया, ये ऐसे
R1 म्यू कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा म्यू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा ए माइनस ए, तो ये डेल्टा हो जाएगा ए इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ पे अगर डेविएशन जो है डिग्री में आएगा, ए डिग्री में यूज करोगे और रेडियन में यूज करोगे तो रेडियन। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सारे रेज को वो इतने से डेविएट करेगा, जितनी भी रेज आएंगी सबको जो है डेल्टा डेल्टा ही डेविएट करेगा। बट पहले क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी रेज अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म पे जाएगी तो वो हमेशा डेल्टा ही डेविएट होगी, वो डेल्टा ही डेविएट होगी। ऐसे ऐसे क्या, कोई अगर ये रेज है तो ये यहाँ से ये डेल्टा डेविएट होगी, ये डेल्टा डेविएट होगी। ये अगर रेज है तो ये भी क्या होगी, डेल्टा ही डेविएट होगी। खैर बाहर नहीं, यहाँ से रेज निकली और यहाँ से, हर रेज के लिए डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे हो गया डेल्टा 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 इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें मान लो जैसे एंगल ऑफ डेविएशन मुझे फाइंड करना है, एक ये 2 डिग्री का प्रिज्म है, 2 डिग्री का प्रिज्म है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। यहाँ से ये मान लिया 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री ले लेते हैं, 4 डिग्री है और ये रेज आ रही है, पैरेलल ये आ रही है। तो फाइंड द नेट एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो है मिरर है, नेट एंगल ऑफ डेविएशन सर म्यू 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 ले लो 3/2, म्यू ग्लास का ही मानना है, म्यू 3/2। तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, कि ये क्या स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो 2 डेविएशन होंगे, 2 डेविएशन होंगे, दो डेविएशन होंगे। सर 176 बोलेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये डेल्टा 1, डेल्टा प्रिज्म इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, अब इसमें देखो अगर सराउंडिंग मीडियम चेंज होता है, सराउंडिंग मीडियम अगर इसका चेंज होता है, इसको वाटर में डिप कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू और म्यू रिलेटिव, और ए इंटू म्यू रिलेटिव। ये मत टेंशन में आ जाना। अब क्या करें, बाहर का मीडियम किसी में भी चेंज होता है, जो भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, म्यू की जगह पे म्यू रिलेटिव कर देना। बाहर एयर था तो म्यू आ रहा है, कुछ बाहर वाटर हो जाएगा तो म्यू रिलेटिव आ जाएगा। उससे अगर पॉजिटिव आया तो हमारे डायरेक्शन में ही होगा, नेगेटिव आ गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि स्लैब में भी बताया था, प्रिज्म में भी सेम। लैटरल शिफ्ट में भी सर लैटरल शिफ्टिंग में भी वही होगा ना। लैटरल शिफ्ट में वही होगा। तो यहाँ से पहला डेल्टा चेंज हुआ, डेल्टा प्रिज्म इज इक्वल टू ए 4 डिग्री में रखते हैं, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो ये 1/2, तो 2 डिग्री हुआ ये। तो यहाँ से तो डेविएशन डेल्टा 1 2 डिग्री, किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये एंगल क्या हो गया, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, तो ये भी हुआ 2 डिग्री। तो ये किस सेंस में हुआ, ये ऐसे जा रहा था और ये क्लॉकवाइज सेंस में हुआ, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में हुआ। तो डायरेक्शन इसकी कितनी हो गई, ये इंसिडेंट की डायरेक्शन ऐसे थी और यहाँ से ये डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2i, 2i मतलब 4 डिग्री, 4 डिग्री 176 डिग्री क्लॉकवाइज। नेट डेविएशन
नेट डेविएशन सेंस के साथ ऐड कर देंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये हो जाएगा 2 डिग्री प्लस 176 डिग्री, ये हो जाएगा 178 डिग्री। 1 डिग्री डिग्री डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। फॉर्मूला है, बस अप्लाई किया है। यस सर। चल भाई, तो अब ये जो है, ये जो प्रिज्म है, जैसे ऐसे मैं बोल रहा हूं, ये प्रिज्म का एबनॉर्मल यूज है, प्रिज्म का मिसयूज। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल के जनरली क्या है कि बेस के साइड से ही रेज आती हैं, बट इसमें अपोजिट ऐसे दिया हुआ है, ये रेज इंसिडेंट हो सर सर इसमें बेस चेंज हो जाएगा, रही। बेस ना बेस तो वही है, बेस चेंज नहीं होगा, राइट साइड वाला हो जाएगा ना। हाँ हाँ, नहीं सुनो तो, ये अभी भी ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये आई है, और ये यहाँ से इस पे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे, और ये क्या हो गया, ये ऐसे, और उसके बाद फिर ये जो भी है ऐसे जा रहा है। ये सेम नहीं लेना है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं लेना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन टाइप का लग रहा है, लेकिन इसको लेना